अस्सलाम वालेकुम क्लास। ऑलरेडी हमने कल अपना चैप्टर नंबर 17 का दूसरा टॉपिक स्टार्ट किया था, डिफॉर्मेशन फोर्स वाला। यानी कि हम बेसिकली सॉलिड्स के अंदर उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे थे। तो हमने देखा कि हमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते वक्त सबसे पहले ये ऑब्ज़र्व करना है कि वो कितनी एक फ़ोर्स वगैरह बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मुख्तलिफ मटीरियल्स को मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले यही देखा जाता है कि वो कितनी एक चीज़ों को बर्दाश्त कर सकते हैं। तो उसमें देखा कि हमने ऑब्ज़र्व किए हैं कि मुख्तलिफ डेफिनेशंस आती हैं। स्ट्रेस की आई, स्ट्रेन की आई। स्ट्रेस की जो फोर्स पर यूनिट एरिया लगाते हैं, और उस फोर्स पर यूनिट एरिया लगाने के बाद जो डिफॉर्मेशन होती है, वो डिफॉर्मेशन कितनी हुई है उसकी मेजरमेंट को हम कहते हैं स्ट्रेन। अगर वो डिफॉर्मेशन लेंथ में हुई है तो टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेन। अगर वो वॉल्यूम में हुई है, 3 डायमेंशनल में हुई है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अगर शेप में हुई है तो शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन को ऑलरेडी हम कल डिफाइन कर चुके हैं। आज हम आगे चलते हैं तो हम लोग अक्सर ऑब्ज़र्व करते हैं कि अगर हम मुख्तलिफ मटीरियल्स लें, उन पर फोर्स लगाएं, तो हर किसी पर फोर्स लगाने के बाद एक जैसा असर दिखने में नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक आयरन का रॉड हो, एक कॉपर का रॉड हो, दोनों पर एक जैसी फोर्स लगाएं किसी भी सेंस में, लेंथ में, वॉल्यूम में, तो दोनों का असर एक जैसा नहीं होगा। कुछ कम फोर्स को बर्दाश्त करेगा, कुछ ज़्यादा बर्दाश्त करेगा। कुछ में चेंजिंग कैसे होगी, कुछ में चेंजिंग कैसे होगी, हर मटेरियल्स की स्पेसिफिक चेंजिंग होती है। और वो चेंजिंग हमारे पास हमें पता लगता है इलास्टिक कांस्टेंट से। इलास्टिक कांस्टेंट्स सिंपल हमने कल पढ़ना भी है, कल भी हमारा टॉपिक है। इसमें हम इलास्टिक लिमिट, इलास्टिसिटी को डिफाइन भी करेंगे, देखेंगे भी सही कि अगर किसी चीज़ पर फोर्स लगाई जाए और फोर्स लगाने के बाद वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए, इस फिनोमेना को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। तो बहरहाल बेटा, हमें देखना है कि हमारे पास अगर किसी चीज़ पर स्ट्रेस लगाया, उसमें कितनी चेंज आई, और हर किसी की वो चेंज सेम नहीं होनी, हर मटेरियल की वो चेंज डिफरेंट होनी है। तो उस डिफरेंट चेंज के लिहाज से हमारे पास कुछ और डेफिनेशन आ जाएंगी। यानी कि रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज कांस्टेंट फॉर गिवन मटेरियल। यानी कि जिस मटेरियल की बात कर रहे हैं, उस मटेरियल के लिए कि आपने इतना स्ट्रेस लगाया है, इतनी स्ट्रेन आएगी, उसकी रेशियो है वो हर बार कांस्टेंट रहेगी। आयरन के लिए स्पेसिफिक होगी, कॉपर के लिए और होगी, सिल्वर के लिए और होगी, एल्यूमिनियम के लिए और होगी। तो बेटा वो डिपेंड करती है मटेरियल पर। यानी कि जो इलास्टिक कांस्टेंट पढ़ने जा रहे हैं, ये डिपेंड्स करते हैं मटेरियल्स पर। क्लियर बात? जिससे हमें पता लगेगा कि मटेरियल कितना एक बेयर कर सकते हैं स्ट्रेस को, स्ट्रेन के लिहाज से कितनी फोर्स लगाई और कितनी वहाँ पर स्ट्रेन पॉसिबल है। और एक चीज़ यहाँ पर कंडीशन है, एक शर्त है जो आपसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, वो ये है कि ये तब के लिए बेहतर है जब तक आप कोई ज़्यादा बड़ी फोर्स ना लगाएं। अच्छा, ज़्यादा बड़ी फोर्स लगाने से क्या होता है, ये तब क्यों नहीं बेहतर, तो वो हम इंशाल्लाह कल का जो टॉपिक होगा उसमें जो बात कवर करेंगे। तो बहरहाल अब आपने एमसीक्यू की हवा से बाजार कर लेनी है कि ये तब तक के लिए एप्लीकेबल है कि जब तक आपकी फोर्स कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। अब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हर मटेरियल का जनरल टर्म है, यानी कि रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। अभी हम कोई लेंथ, वॉल्यूम, शेप की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिंपल बात करें जस्ट स्ट्रेस और जस्ट स्ट्रेन की किसी मटेरियल के अंदर, तो उसकी जो रेशियो है उसे कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर बात बेटा? E इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। यहाँ एक बात समझ लें कि बेटा अगर देखा जाए कि इसका यूनिट क्या होगा, तो अगर बेटा यूनिट की बात करें तो स्ट्रेस का हमारे पास क्या था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया। और स्ट्रेन का हमने पढ़ा था कि कोई यूनिट नहीं होता, तो यानी कि आपका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपका एक एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, वैसे भी कॉन्सेप्चुअल बन सकता है कि इट मीन्स दैट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और बेटा हमारे पास स्ट्रेस का यूनिट सेम होता है। क्लियर? क्योंकि स्ट्रेन का यूनिट हमारे पास नहीं होता। क्लियर बात? ये हमें यहाँ पर प्रूफ देख लेना है। आगे चलते हैं। हमने पढ़ा कि अगर लेंथ में चेंज हो तो टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से हुई, और कितनी चेंज हुई टेंसाइल स्ट्रेन बताएगा। तो टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। अब यंग मॉडुलस 9th क्लास में आपका थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन भी था, आपको याद होगा। तो बेटा यंग मॉडुलस क्या है कि आपने लेंथ के अकॉर्डिंग कितना स्ट्रेस लगाया और कितनी लेंथ में चेंज आई, यानी कि मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस। यानी कि फार्मूला बन गया हमारे पास F ओवर A ओवर डेल L ओवर L। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास बनता है FL
ओवर ए इंटू डेल है। क्लियर बात बेटा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप कॉपर और आयरन के रॉड को खींचे एक ही फोर्स से तो बेटा उसके अंदर यंग मॉडुलस डिफरेंट होने की वजह से दोनों का खिंचाव एक जैसा नहीं होगा, क्योंकि हर मटेरियल का यंग मॉडुलस क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसी चैप्टर के जिस पे आप ये पढ़ रहे हैं नेक्स्ट पेज पर टेबल के अंदर कुछ मटेरियल्स के यंग मॉडुलस आपको बताए गए हैं जो स्पेसिफिक डिपेंड करते हैं मटेरियल पर। अच्छा जी, अगर 3 डायमेंशन की बात करें, वॉल्यूम में चेंज आ रही है तो वॉल्यूम स्ट्रेस टू वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेस टू वॉल्यूम स्ट्रेन की रेशो इज इक्वल टू कांस्टेंट, और दिस कांस्टेंट इज के यानी कि बल्क मॉडुलस। इसे हम क्या कहेंगे, बल्क मॉडुलस। यानी कि हर मटेरियल का वॉल्यूम की चेंज और वॉल्यूम स्ट्रेस ओवर वॉल्यूम स्ट्रेन के बाद जो कांस्टेंट आएगा वो किसके इक्वल है, वॉल्यूम बल्क मॉडुलस भी कहते हैं, इसे आप वॉल्यूमेट्रिक मॉडुलस भी कह सकते हैं। यानी कि K इज इक्वल टू एफ ओवर ए ओवर डेल वी ओवर वी, चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी कि लिख सकते हैं एफ वी ओवर डेल वी इंटू एरिया। क्लियर बात बेटा। ये मेरे पास किसका फॉर्मूला आ गया, बल्क मॉडुलस का। अगर बात करें एंगल की चेंज, एंगल की चेंज तो शेप की चेंज, शेप की चेंज तो शेयर स्ट्रेस, जिसने की शेयर स्ट्रेस कितनी चेंज हुई है, शेयर स्ट्रेन। और हर मटेरियल की वो स्पेसिफिक होगी, कुछ ज़्यादा असर बर्दाश्त करेंगे, कुछ कम असर बर्दाश्त करके जल्दी शेप चेंज कर लेंगे, तो वो बताएगा हमें जी फॉर शेयर मॉडुलस। तो रेशो ऑफ शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन इज कॉल्ड शेयर मॉडुलस, यानी कि टा ओवर गैमा यानी कि एफ ओवर ए इन ओवर tan अल्फा। ये मैंने कल बताया था आपको कि ये बेसिकली एंगल की चेंज को डिस्क्राइब कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं एफ ओवर ए इंटू tan अल्फा थीटा। ये बेटा आपके पास फार्मूला किसका आ गया, ये फार्मूला आ गया शेयर मॉडुलस का। तो इसका मतलब ये है कि हर मटेरियल की लेंथ में चेंज, वॉल्यूम में चेंज और एंगल की चेंज डिपेंड कर रही है कांस्टेंट वैल्यू पर, क्योंकि हर मटेरियल का बिहेव डिफरेंट होता है, उनका इंटरनल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो बेटा उनको हम कहेंगे यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शेयर मॉडुलस। नेक्स्ट पेज पर पूरा टेबल बना हुआ है, उसमें कुछ मटेरियल्स का ये तीनों चीज़ें बताई गई हैं, और जो मटेरियल की जितनी चीज़ है हमको हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है, हमें मालूम हो जाता है कि हमने इस काम के लिए इस मटेरियल को यूज़ करना है, ये मटेरियल यहाँ सूटेबल है, यहाँ पर ये सूटेबल नहीं है। तो बेटा आज के जो और कल का टॉपिक मिलाकर कुछ रेलेवेंट 2 न्यूमेरिकल्स हैं, तो वो बेटा वो भी साथ कर लेते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 1 और न्यूमेरिकल नंबर 2। न्यूमेरिकल नंबर 1 की स्टेटमेंट है कि 1.25 सेंटीमीटर डायामीटर सिलेंडर, डायामीटर दिया हुआ है 1.25 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करें डिवाइड 100 तो 1.25 10⁻⁻² मीटर। कहते हैं जी डायमीटर सिलेंडर इज सब्जेक्टेड टू ए लोड ऑफ 2500 किलोग्राम, यानी कि उसका जो लोड उस पर जो आपने वजन दिया है वो कितना दिया है, मैस 2500 किलोग्राम। कहते हैं जी कैलकुलेट द स्ट्रेस ऑन द बार इन मेगा पास्कल। तो ये एक शर्त भी है कि आपको स्ट्रेस फाइंड करना है, लेकिन कंडीशन ये है किसमें, मेगा पास्कल में। अगर मेगा पास्कल में नहीं करेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा, ये बात याद रखनी है। फिर सुने, डाटा में डायमीटर दिया हुआ है, मैस दिया हुआ है और स्ट्रेस दिया हुआ है, स्ट्रेस फाइंड करना है। स्ट्रेस का फार्मूला एफ ओवर ए, इस पूरे डाटा में ना तो एफ है ना ही ए है, तो एफ और ए निकालना पड़ेगा। हमारे पास एक बात कर रहा है सिलेंडर की, सिलेंडर के एरिया का फार्मूला पाई आर स्क्वायर, यहाँ आर नहीं दिया हुआ, आर इज इक्वल टू डी ओवर 2, तो क्या बन गया फार्मूला एरिया का, पाई डी स्क्वायर ओवर 4, पाई डी स्क्वायर ओवर 4 पुट किया, आंसर एरिया क्या आ गया 1.23 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। हाँ जी एरिया आ गया एफ, एफ क्या होगा, आपने ऊपर लोड रख दिया, जब लोड रख दिया है जितना उसका वेट है वही उसको फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स इक्वल है वेट के, और वेट का फार्मूला एम जी, एम दिया हुआ है, जी से मल्टीप्लाई किया और एरिया को डिवाइड कर दिया, ये मेरे पास आंसर आया 1.99 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ तक लिखेंगे एक नंबर कट जाएगा, क्यों, क्योंकि अभी आपने सिर्फ पास्कल में निकाला है, मेगा में निकाला। तो मेगा में निकालने के लिए बेटा ऑब्वियसली हम 2 जीरो यहाँ पर इसको यहाँ पर ले जाएंगे, तो मेरे पास क्या बन जाएगा 200, यानी कि 199 तकरीबन, बुक में आंसर 200 दिया है, इसलिए 200 10⁻⁶ पास्कल यानी कि 200 मेगा पास्कल बन जाएगा। या सिंपल लफ्ज़ों में आप इसको डिवाइड कर दें
1 × 6 से, क्योंकि मेगा 10⁻⁶ के बराबर होता है, तो आपके पास ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बहुत आसान, और बहुत आसान तो बहुत इम्पोर्टेंट आपके बोर्ड के पेपर के लिहाज से। ठीक है बेटा, क्या कह रहा है? ए 1 मीटर लॉन्ग कॉपर वायर, 1 मीटर की कॉपर वायर थी, 1 मीटर की हमारे पास लॉन्ग कॉपर वायर थी 1 मीटर की। ठीक है बेटा, और इसमें हमारे पास कहता है इस सब्जेक्टेड टू स्ट्रेचिंग फोर्स, उस पर स्ट्रेच करने की फोर्स लगाई है। इट्स लेंथ इंक्रीज बाय 20 सेंटीमीटर, जब हमने फोर्स लगाई ना तो उसकी लेंथ में कितना इजाफा हुआ? 20 सेंटीमीटर का। तो 20/100 0.2 मीटर का इजाफा हुआ, यानी कि चेंज कितनी लेंथ हुई? 0.2। वो ओरिजिनल लेंथ थी, ये चेंज इन लेंथ। ठीक है बेटा, कहते हैं इसकी स्ट्रेन मालूम करें, और उसकी स्ट्रेन की जो आंसर है उसको परसेंटेज, यानी कि वो कह रहा है कैलकुलेट दी टेंसाइल स्ट्रेन फाइंड करें एंड परसेंट एलोगेशन विच दी वायर अंडरगोज, कितने परसेंट उसकी चेंजिंग आई है वो मालूम करें। तो सिंपल स्ट्रेन का फार्मूला डेल एल ओवर एल। ठीक है बेटा, तो आपके पास सिंपल डेल एल की वैल्यू कितनी है? हमारे पास डेल एल हमारे पास सिंपल 0.2 है और एल 1 है। तो बेटा स्ट्रेन सिंपल क्या आ गया? 0.2। स्ट्रेन का यूनिट नहीं होता, क्योंकि अगर यहाँ भी लगाए मीटर, यहाँ मीटर, तो कैंसिल, यूनिट नहीं होता। ये आ गया स्ट्रेन। आपको नेक्स्ट निकालनी है स्ट्रेन परसेंट। तो परसेंटेज निकालने के लिए सिंपल हम क्या करते होते हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर दे। तो बेटा इसके अंदर कितना इजाफा हुआ? 20%। ये बेटा आपका सिंपल से 2 न्यूमेरिकल भी होगा साथ। बाकी इंशाल्लाह कल क्वेश्चन करते हैं, उसमें भी आज के टॉपिक के कुछ और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।